Hello everyone. Recently I started a series that is the 10 mark series of रचना शारीर. आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्रिया शारीर की 10 मार्क सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसमें हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इसके मॉडर्न पोर्शन को, क्योंकि मॉडर्न पोर्शन क्रिया शारीर का एज कम्पेयर टू एनाटॉमी थोड़ा सा शॉर्ट रहता है. उसके लिए आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है हीमोस्टैसिस. आज हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड ये जो मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ ये आपके नोट्स के बेसिस पे होता है एंड आप इसको 10 मार्क के क्वेश्चन में आराम से लिख सकते हैं. कुछ जो वो में है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड कुछ जो है वो आपको चैप्टर से पढ़ाया जाएगा. होम्योस्टैसिस हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज. होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मीन्स दैट द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट. आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करना ही होम्योस्टैसिस कहलाता है. That is the maintenance of the constant internal environment of the body. बॉडी के अंदर जो भी चीजें कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं या फिर मतलब कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करना, उसको नॉर्मल रखना इज होम्योस्टैसिस. दिस इज द इंट्रोडक्शन. अब हम बात करें इसके डेफिनेशन की. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको दो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलते हैं. वन इज द ब्लड एंड वन इज द आपके जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो. इन विच द सेल्स लिव. इन दोनों फ्लूइड्स की वजह से, इन दोनों फ्लूइड के कंटिन्यूस सर्कुलेशन की वजह से हमारे क्या रहता है, सेल्स में लिविंग रहती हैं. इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल एंड इट कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू आउट द बॉडी. ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है बॉडी के. एट इट इंक्लूड्स द ब्लड विच सर्कुलेट इन द वेस्कुलर सिस्टम. इसमें हमारा आया ब्लड जो सर्कुलेट करता है वेस्कुलर सिस्टम में. एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो हमारे पास दो कौन से कंपोनेंट्स है, ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है होम्योपोएटिक सिस्टम के, बेसिक कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटिंग है. होम्योपोएटिक सिस्टम क्या होता है, हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग होती है. आपने ब्लड के लिए कोई फीडबैक नहीं भेजा, आपने किसी के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड को नहीं बोला कि अब आपको 24 आवर में से 12 आवर काम करना है, 9 आवर काम नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर. क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड का पूरा साइक्लिक मैनर में चलता है. साइकिल इंक्लूड द 4 बेसिक कंपोनेंट. क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी लाइक डेफिशिएंसी होती है या फिर इंक्रीज होता है तो जो सेंसर्स एंड डिटेक्टर्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम लेवल बढ़ा है, इसको कम करो. फिर क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं. कोई भी कमी या फिर कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा. डिटेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं किसके पास में, हमारे कंट्रोल सेंटर के पास में, कि भाई यहाँ पे लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, इसको कम करो. एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर फॉर द करेक्टिंग द डेविएशन. क्यों करते हैं हम इसके डेविएशन को करेक्ट करने के लिए, सो दैट हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज या फिर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट ना हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे होम्योपोएटिक सिस्टम काम करता है. जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होता है, whenever there is an any behavioral pattern change in the behavioral pattern of the any system मतलब जो हमारी बॉडी के जो मेन सिस्टम है, सीवियस है, नर्वस है, एंडोक्राइन है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, इनके बिहेवियर में कोई भी चेंज अपन को डिटेक्ट करने को मिले, द इफेक्टर ब्रिंग टू द नॉर्मलिटी. कोई भी चेंज देखने को मिलेगा तो उसे इफेक्टर कहाँ लेके आएगा, नॉर्मल कंडीशन में, बाय इनहिबिटिंग. कभी कभार उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा या फिर रिवर्सिंग द चेंज, और बाय सपोर्टिंग. कभी कभार उसके फंक्शन को रिवर्स करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा. तीन चीजें करेगा, इनहिबिट करेगा, सपोर्ट करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो काम करते हैं. दिस इज अचीव्ड बाय द मींस ऑफ फीडबैक सिग्नल्स. ये सब कैसे किया जाता है, फीडबैक सिग्नल से. हमारे पास कौन कौन से फीडबैक सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली आपने नीट प्रिपरेशन में पढ़ा होगा. वी हैव feedback signals. One is the negative feedback and another one is the positive feedback. Feedback is the process in which the same proportion of the output signal of the system is feed back to the input. सम प्रोपोर्शन, जैसे कि कुछ आउटपुट सिग्नल्स होंगे, कुछ इनपुट सिग्नल्स होंगे जो किसके थ्रू जाएंगे, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू. सिस्टम रिसीव्स द रिएक्ट द टू टाइप ऑफ फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, देखो नेगेटिव फीडबैक ऐसा होता है जो बढ़ रहा है उसे कम करो या फिर जो कम हो रहा है उसे बढ़ा दो. अपनी बॉडी के अंदर ये जो है वो कॉमनली पाया जाता है. नेगेटिव फीडबैक तो नॉर्मलसी को मेंटेन करने के लिए होता है. नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एंड टू एंड आप लर्न करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन होता है,
नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है नेगेटिव फीडबैक। एंड पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? देखो, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो प्रोसेस को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पार्चुरेशन होता है, कोई भी डिलीवरी होती है, तो उसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन आता है? पॉजिटिव फीडबैक आता है। और नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मलसी मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन आएगा? नेगेटिव फीडबैक। वेरी गुड। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको बॉडी के अंदर मैक्सिमम टाइम क्या देखने को मिलता है, एवरी टाइम तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, उसकी डिलीवरी हो नहीं रही होती है, तो हमें नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। एंड इमरजेंसी कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक। ओके, सो नेगेटिव फीडबैक इज द सिस्टम that react in such a way to arrest the change or reverse the direction of the change। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल लर्न करना है, लाइक द सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन या फिर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस। इसके अंदर हम देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू से, नॉर्मल अगर लेवल है थायरॉक्सिन का, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, नॉर्मल लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर इंक्रीज हुआ है थायरॉक्सिन का लेवल, हम उसके इंक्रीज हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो अब उस सिस्टम को शट डाउन कराओ, अब इनहिबिट हो जाएगा सिक्रीशन उसका। फिर इनहिबिट होने के बाद में वो धीरे धीरे बॉडी के न्यूट्रलाइज होगा, फिर वो डिक्रीज होगा, देन नॉर्मल कंडीशन में आएगा। या फिर उसका सिस्टम बहुत, थायरॉक्सिन का लेवल बहुत कम हो चुका है, फिर क्या करेंगे? कम हुआ है, फैक्ट्री में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनवाओ, मतलब कि उसका स्टिमुलेशन बढ़वाओ, फास्टली इससे काम करवाओ और इंक्रीज करो थायरॉक्सिन के लेवल को, सो दैट इट कैन मीट द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक क्या, मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज करना है, सो वी इंक्लूड द पॉजिटिव फीडबैक। It reacts in such a way as to increase the intensity of the change in the same direction। जो भी हो रहा है उसको इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए कौन आएगा हमारे पास? पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस बॉडी के अंदर कंप्लीटली 24/7 नहीं रहती हैं। इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? ब्लड क्लोटिंग, मिल्क इजेक्शन, पार्चुरेशन। एंड मिल्क इजेक्शन और पार्चुरेशन में हमें एक हार्मोन का इंक्लूड मिलता है विच इज द ऑक्सीटोसिन। देखो, अब हम इसको एक नॉर्मल से छोटे से फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, जो कि जैसा कि बच्चों को हमेशा रहता है। इंजरी होगी कोई भी ब्लड वेसल में, प्रोथ्रोम्बिन आया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया, और वैसे ही बॉडी के फ्लूइड्स जो है वो ब्लीडिंग को बंद कर दिया। यहाँ तक के वीडियो में हमने पढ़ा होमियोस्टैसिस। अब हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। कोई भी न्यूरॉन है उसकी सेल मेम्ब्रेन में आपको इलेक्ट्रिकल चार्जेस के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक आपने नीट के टाइम पे भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा, बट फिजियोलॉजी को आप नीट से कोरिलेट करके चले तो आसान रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको वहीं से रिमेंबर रह जाती हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। जो हमारा न्यूरॉन होता है उसकी मेम्ब्रेन के कुछ चार्जेस अंदर की साइड अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, उस बाहर की साइड में कुछ अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। सो आउटसाइड हैज द पॉजिटिव चार्ज। आउटसाइड में कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन के? दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड इनसाइड में हमें कौन सा चार्ज देखने को मिलता है? दैट इज द नेगेटिव चार्ज। So the difference in the relative concentration of the K plus and negatively charged protein that is inside the cell, inside हमारे कौन प्रेजेंट है? K, and outside the cell हमारे पास प्रेजेंट है Na plus। So ये जो डिफरेंस होता है यही मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ये डिफरेंस कितना होता है? ये होता है -70 मिलीवोल्ट। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। A cell that exhibit a resting membrane potential is said to be polarized। जो सेल है उसको पोलराइज बोला जाता है जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है, क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस चलते रहते हैं। ये चेंजेस कैसे चलते हैं आइए जानते हैं। सोडियम पोटेंशियल पंप जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो मेंटेन करता है Na+ और K+ की कंसंट्रेशन को किसके अक्रॉस? जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस। और ये कैसे मेंटेन रहती है? ये हमारे कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेंटेन रहती है। सबसे पहले हमें चेक करनी होगी उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ द सेल। हमने कंसंट्रेशन को चेक किया कि इनसाइड में कितनी प्रेजेंट है, आउटसाइड में कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने चेक करी परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन आयन Na+ के लिए कितनी परमेबल है एंड K+ के लिए कितनी परमेबल है, क्योंकि स्पेसिफिक आयंस के लिए स्पेसिफिकली परमेबल होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोजेनिक पंप। कौन कौन से Na+, K+, ATPs, कैल्शियम +2 के लिए जो पंप है वो दैट मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज अबाउट द -70 मिलीवोल्ट
एंड दिस मीन्स दैट द इनसाइड द न्यूरॉन, ये जो कंसंट्रेशन है -70 मिलीवोल्ट की, इसका मतलब ये है कि जो इनसाइड न्यूरॉन के माइनस रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कंसंट्रेशन लेस है, 70 मिलीवोल्ट लेस देन द आउटसाइड कंडीशन। अंदर में 70 मिलीवोल्ट कंसंट्रेशन है वो आयंस की कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। एट रेस्ट देयर आर रिलेटिवली मोर, जब रेस्टिंग कंडीशन होती है, मोर सोडियम पोटेशियम सोडियम आयंस आउटसाइड द न्यूरॉन एंड द मोर पोटेशियम पंप इनसाइड द न्यूरॉन। आउटसाइड में जब भी रेस्टिंग कंडीशन होती है तो आपको आउटसाइड में Na+ ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू इनसाइड, और इनसाइड में आपको कौन देखने को मिलेगा? K+, क्योंकि नॉर्मली आउटसाइड में कौन प्रेजेंट रहता है? Na+ और इनसाइड में कौन प्रेजेंट रहता है? K+। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर द बेसिस फॉर द प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड द न्यूरल रिस्पॉन्स। ये सब कैसे चलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किसको कंट्रोल करते हैं? अपनी बॉडी के पंप्स को। द इम्पल्स आर कंडक्टेड बाय द प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। आपने जब न्यूरॉन पढ़ा होगा तो उसमें आपने दो सरफेस पढ़ी होंगी, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, और उनके बीच में प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इम्पल्स किसके थ्रू जाता है? प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक। प्री मतलब पहले वाले न्यूरॉन की लास्ट एंड द पोस्ट जो सेकेंड वाला न्यूरॉन है उसका फर्स्ट एंड। The resting membrane potential in the cells are normally more negative inside than the outside. Normally inside में ज्यादा negative होता है as compared to outside, क्योंकि outside में कौन present है? Na+ which carries the positive charge, that is the which varies from the -9 millivolt to the -100 millivolt. This is just the opposite of osmolarity. Osmolarity के बिल्कुल opposite चलता है। Excitable tissue of the nerves, muscles have the higher potential देन द अदर सेल्स। जो भी हमारी बॉडी के एक्साइटेबल सेल्स है, नर्व सेल्स है, मसल्स है, उनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर सेल्स, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग भी ज्यादा होती है। डेड सेल्स के अंदर हमें कोई भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनके अंदर पोलराइजेशन ही एब्सेंट होता है। उनके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है, ना उनके पास कोई सिग्नल जाता है, ना कोई एटीपी प्रेजेंट है। मैकेनिज्म ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है? कोई भी नर्व इम्पल्स आएगा हमारे पास, नर्व इम्पल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनके अंदर पंप्स काम कर रहे हैं, सो वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। दे कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय द टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से? दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। वो दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है? ग्रेडेड पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड मतलब कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना है, और एक्शन पोटेंशियल क्या है? वो आपको शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस तक दोनों का कम्युनिकेशन शो करता है। ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, कितना हमें काम करना पड़ेगा। आयन चैनल्स, लीक चैनल्स, वोल्टेज चैनल्स एंड द लाइगेंड गेटेड चैनल्स, या फिर मैकेनिकली गेटेड चैनल्स पे। सो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं जनरेशन के अंदर। वोल्टेज गेटेड चैनल वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, जनरेट करेंगे कोई भी एक्शन पोटेंशियल को, और फर्दर उसे कंडक्ट भी करेंगे एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे लिए क्या है? नर्व और मसल जो है वो जो इम्पल्स को कैरी कर रही है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमें उन्हें देखने को मिलता है, वो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। मतलब कि नर्व सेल्स है, वो मसल सेल है, वो अपनी बॉडी की मोस्ट एक्साइटेबल सेल्स है, जो वो कंडक्ट कर रही है, इम्पल्स को कैरी कर रही है, जिनके थ्रू वो काम कर रही है, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। सो द एक्शन पोटेंशियल इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेडली अकरिंग इवेंट्स। कभी हमारी बॉडी के अंदर इवेंट्स में क्या होता है? कभी इंक्रीज हो रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रीस्टोर्स टू द रेस्टिंग स्टेट। फिर वो क्या करता है? कभी इंक्रीज करता है, कम करता है, तो उसकी सिचुएशन को वो क्या करता है? रीस्टोर करता है, बेसिकली उसे वापस से नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करता है। एक्शन पोटेंशियल अकर्स व्हेन देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। जब भी हमारी सेल्स के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज डीपोलराइजेशन। जब Na+ का मूवमेंट स्टार्ट होता है इनसाइड की तरफ, Na+ पंप काम करना स्टार्ट करता है हमारी बॉडी का, दैट इज द डीपोलराइजेशन। और द सडन रश इन द पॉजिटिव सोडियम आयंस रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द फ्यू मिली सेकेंड्स। और जैसे ही सोडियम, पहले हमारा किसने काम किया डीपोलराइजेशन के लिए? Na+ के पंप ने। अब जैसे ही हमारे वो पोटेशियम के पंप ने काम किया, और वैसे ही पॉजिटिव फीडबैक आके वो फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर ही वो पूरा चेंज हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है? डीपोलराइजेशन के थ्रू एंड डीपोलराइजेशन के थ्रू। डीपोलराइजेशन मैंने आपको बताया, जब भी Na+ पंप काम करेगा
वो क्या है, डिपोलराइजेशन होगा। व्हेन स्टिमुलेट्स द कोज द वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल टू opens and allowing the Na+ repeatedly influx। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे तो Na+ सीधा अंदर आएगा और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डाउन करेगा। ए स्टिमुलस डिपोलराइज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ये स्टिमुलस क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर डिपोलराइजेशन क्रिएट करेगा और जब भी हमारे पास इनफ सोडियम आयंस एंटर होंगे, एक्शन पोटेंशियल जो है वो अराइज होगा और जनरेट करेगा इम्पल्स को। इफ द नर्व इम्पल्स स्टार्ट्स इट प्रोपेगेट्स ओवर द एंटायर रूम। जैसे ही ये स्टार्ट होगा ये कंप्लीट सर्कुलेशन क्रिएट करेगा इम्पल्स की, और ये कितना होता है, -55 मिलीवोल्ट टू +30 मिलीवोल्ट। रिपोलराइजेशन क्या होता है कि वापस से क्या होता है, जैसे Na+ चैनल खुले, अब कौन से गेट्स खुलेंगे, so potassium pump outside rush outside the neuron after the Na+ rush inside। Na+ अंदर आएगा, अब पोटेशियम बाहर जा रहा है, सो इट इज रिपोलराइजेशन जो कि मेम्ब्रेन को रिपोलराइज करेगा। स्लोअर ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल प्रोड्यूसेस द फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। अब क्या क्रिएट होगा, रिपोलराइजेशन। और अब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना रहेगा, +30 टू -70 मिलीवोल्ट। ये हमने कंप्लीट देखा कि डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो नॉर्मली आपसे क्या पूछा जाता है कि कितने सोडियम बाहर जाते हैं, कितने पोटेशियम अंदर आते हैं। सो 3 Na जो है वो आउटसाइड में मूव करते हैं एंड 2 पोटेशियम जो है वो इनसाइड में मूव करते हैं डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन के टाइम पे अपनी मेम्ब्रेन के अंदर। सो ये आपका कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है। बट जैसे ही डीपोलराइजेशन जाएगा वैसे ही रिपोलराइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था।